पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके यहाँ पे लिखा गया है कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो लिनक्स आपका मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग तीनों प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे बात किया गया आपका लिनक्स के बारे में, तो लिनक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। साथ में आपके लास्ट ईयर में जो भी इससे सवाल बने हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिनक्स में आप सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि लिनक्स आपका जो है मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग तीनों प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि लिनक्स मुफ्त में उपलब्ध होने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनक्स टोरवाल्ड के द्वारा 1992 में किया गया था। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का जो नाम पड़ा था वो लिनक्स टोरवाल्ड्स के नाम पर रखा गया था। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा, लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बार सवाल आपका ये बन के आता है कि लिनक्स कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 बिट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है, लिनक्स का पहचान चिन्ह यानी जो लोगो होता है वो टक्स नामक पेंगुइन होता है। तो लिनक्स में आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि CAD का पूर्ण अर्थ है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी CAD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनिक्स है। इससे पहले जो आपकी वीडियो अपलोड की गई थी उसमें आपके MS-DOS के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। जो लोग इस सीरीज को नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर इस सीरीज के सारे वीडियो कंप्लीट कर ले। इस सीरीज का सारा लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। बात हुआ आपका लिनक्स का, तो लिनक्स के बारे में अभी हम यहाँ पे जस्ट चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके यूनिक्स के बारे में। साथ में यूनिक्स पे जितने भी सवाल बने हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिक्स में आप सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि यूनिक्स जो होता है आपका बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला पॉइंट आप यूनिक्स में ये ध्यान दीजिएगा कि यूनिक्स का विकास 1970 में केन थॉम्पसन और डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया आपका पहला सॉफ्टवेयर था। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यूनिक्स के बारे में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रोग्राम की भाषा किसे कहा जाता है। तो आपका प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। तो वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है। तो इस सवाल में इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है कि हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके OEM सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे शेयरवेयर, ग्रुपवेयर तथा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, लेकिन आपके अगले सवाल के बाद। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे।
छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपके डोमेन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, डेमो के सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, साथ में आपका फर्मवेयर क्या होता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके रिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा उसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके OEM सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर आपका OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पे OEM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो OEM का फुल फॉर्म हो जाता है आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका जो अधिकार होता है किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता है, यानी जो इसका यूजर होता है वो इसके सोर्स कोड और इसके प्रयोग में बदलाव कर सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके शेयरवेयर के बारे में। तो उसको ध्यान समझिएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिन्हें कोई शुल्क चुकाकर एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके शेयरवेयर कहलाता है। शेयरवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी आपके इंटरनेट से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो इसका ट्रायल अवधि होता है, ट्रायल अवधि समाप्त हो जाने के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिन्हें बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रीवेयर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी आपका इंटरनेट पे मुफ्त उपलब्ध होता है, लेकिन जो आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है इसका जो संपूर्ण अधिकार होता है वो निर्माता के पास ही रहता है। जो इसका यूजर होता है इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है, ना ही इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं डेमो सॉफ्टवेयर के बारे में। तो किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके डेमो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके ग्रुप वेयर के बारे में। तो यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा में ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रुप वेयर के 3 नाम हो गए। पहला आपका ग्रुप वेयर, दूसरा आपका कोलैबोरेटिव, तीसरा आपका ग्रुप सपोर्ट सिस्टम। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके फर्मवेयर के बारे में। तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इस टॉपिक को नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग को पहुंच सके। चलिए, इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल आपका लिखा गया है कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ऐसे शब्द आपके रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
8वां सवाल आपका लिखा गया है कि पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी मानी जाती है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहली उच्च स्तरीय भाषा किसे मानी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनिक्स, लिनक्स और एमएस डॉस के बारे में, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके फोर्ट्रॉन के बारे में, साथ में आपके लोगों के बारे में, साथ में आपके कोबोल के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके फोर्ट्रॉन के बारे में। फोर्ट्रॉन के बारे में आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि फोर्ट्रॉन आपकी पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है, जिसका विकास 1957 में आईबीएम कंपनी के जॉन बेगस ने किया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात किया गया आपका आईबीएम का, तो आईबीएम के बारे में 2 पॉइंट मैं बता चुका था, यानी 2 सवाल बहुत बार आते हैं। पहला सवाल आपका ए आता है कि आईबीएम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम एक प्रकार की कंपनी है। दूसरा सवाल आपका ए बन के आता है कि आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फोर्ट्रॉन में आपका दूसरा सवाल आपका ए बन के आता है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल आपका फोर्ट्रॉन से बन के ए आता है कि फोर्ट्रॉन किस पे आधारित है, तो फोर्ट्रॉन आपका बीजगणित पे आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला पॉइंट आपका ए लिखा गया है कि 1966 में आंसी ने फोर्ट्रॉन भाषा का मानकीकरण किया था। अब यहाँ पे बात हुआ आपका आंसी का, यानी आपका ANSI का इसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो फोर्ट्रॉन में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आपके लोगों के बारे में। सबसे पहले लोगों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। लोगों का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका लिखा गया है कि अमेरिका के सीमोर पेपर्ड के द्वारा विकसित इस भाषा का उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र या ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए किया गया था। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके कोबोल के बारे में। तो कोबोल का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जो आपका कोबोल उच्च स्तरीय भाषा था, यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में होने वाली भाषा था। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट बताया गया है, सभी पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सभी से आपके लास्ट ईयर में सवाल बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। संबंधित फाइलों के संग्रह को डाटाबेस कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किस उच्च स्तरीय भाषा को शिक्षापरक भाषा भी कहते हैं। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो पास्कल जो आपका उच्च स्तरीय भाषा है, इसे शिक्षापरक भाषा भी कहते हैं। अब यहाँ पे लोगों के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके कोबोल, बेसिक और पास्कल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा। इसमें आपका सबसे पहला सवाल आपका ए बन के आता है कि बेसिक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपको जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, पूछा जाता है कि बेसिक का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो बेसिक का विकास 1946 में प्रोफेसर जॉन कैमनी और थॉमस कोर्टेज ने किया था। अगला पॉइंट आपका ए लिखा गया है, यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला पहला उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगला पॉइंट आपका बेसिक में ए लिखा गया है कि इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर
कहा जाता है। बहुत बार आपका सवाल ये बन के आता है कि किस उच्च स्तरीय भाषा को अन्य भाषाओं का नींव का पत्थर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक लैंग्वेज में आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका पास्कल के बारे में। तो पास्कल का जो विकास हुआ था 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा किया गया था। तो पास्कल में अगला पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो नामकरण हुआ था कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया था। इसे शिक्षाप्रद भाषा भी कहते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। जब भी आपको पूछे कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आपका वहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, नहीं तो आपको ब्लेज पास्कल को माना जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि NRI मीन्स, यानी NRI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से लिप्स का विकास किसने किया है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो 1979 में जॉन मैकार्थी ने लिप्स भाषा का विकास किया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा निकोलस विर्थ के बारे में। अभी मैं आपको चर्चा किया था कि निकोलस जो आपके विर्थ हैं, इन्होंने पास्कल भाषा का विकास किया था। अब यहाँ पे बात की है आपके ब्लेज पास्कल के बारे में। तो ब्लेज पास्कल के बारे में इस सीरीज के जो आपका दूसरा वीडियो है, मैं उसमें बताया था कि ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। आपकी जो ये मशीन थी यह केवल जोड़ और घटा सकती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी के नाम से भी जाना जाता था। अब ये जो आपकी प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी, इसे प्लाक्स लाइन कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट मैं आपको सेकंड वीडियो में बताया था। इससे पहले आपकी 6 वीडियो अपलोड किए जा चुकी हैं, उसी में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका इससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगी आपके इसी सीरीज में अपलोड होगी। इस सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चर्चा किया जाएगा लिप्स और शार्प के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके सी शार्प के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया गया था। अगला पॉइंट आपका यह लिखा गया है कि यह भाषा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मानकों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पे ECMA का फुल फॉर्म भी वही बोला गया था और ISO का फुल फॉर्म भी बोला गया था। तो इन दोनों फुल फॉर्म को भी आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके लिप्स के बारे में। सबसे पहले लिप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो लिप्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। लिप्स में आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग में किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा को प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से C और C++ का विकास किसने किया था। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C और D वाला हो जाएगा। तो 1972 में आपके C और C+ का विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंगम के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन है जैन कोमनी और थॉमस कोर्टेज के बारे में। अभी मैं आपको जस्ट बताया था कि जो आपका बेसिक उच्च स्तरीय भाषा था उसका विकास 1964 में जॉन कैमनी और थॉमस कोर्टेज ने मिलके किया था। जब भी इन लोग का नाम आए तुरंत आपको सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आपके C और C++ के बारे में, साथ में जावा के बारे में भी यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लास्ट ईयर में सवाल पे आए हैं। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके सी और सी प्लस के बारे में। यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंगम के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के करीब होती है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है जो आपका यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। यानी आपका यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे सी और सी प्लस के बारे में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आपके जावा के बारे में। जावा के बारे में आपका पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आपका ये लिखा गया है कि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो जावा आपका किसकी तरह है? यहाँ पे सी प्लस प्लस की तरह है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस आप मेंशन कर लीजिएगा। तो यह सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, पर उसकी अपेक्षा छोटी और सरल होती है। अगला पॉइंट आपके यहाँ पे लिखा गया है कि इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया था। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल आपका लिखा गया है कि सीमॉस का पूर्ण अर्थ क्या है। यानी सीमॉस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस सीरीज में जो आपका तीसरा या दूसरा जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें सीमॉस के बारे में विस्तार से बताया गया था। एक बार फिर यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं। सीमॉस जब भी आप किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद जब ऑन करते हैं तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। तो जो ऐसी सूचनाएं होती हैं वो सीमॉस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सीमॉस जो आपकी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड पे स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सीमॉस मेमोरी में इसके साथ एक बटन आकार की एक बैटरी लगी रहती है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमॉस मेमोरी आपका चालू रहता है। इस वजह से आपका जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसको कुछ समय या दिन के बाद ऑफ करने के बाद जब ऑन किया जाता है तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ये सभी आपके उस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर इस सीरीज को कंप्लीट कर लें। इस सीरीज में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका डीबगिंग किसे कहा जाता है, डीबगर किसे कहा जाता है, पैच किसे कहा जाता है। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया आपका बग्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहते हैं। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके डीबगिंग के बारे में। तो जो भी आपकी त्रुटियां होती हैं, जो भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली जो त्रुटियां होती हैं उन्हें तो बग्स कहा जाता है। लेकिन जो त्रुटियां होती है इन त्रुटियों को ढूंढने व उनमें सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है ये सारी प्रक्रिया आपकी डीबगिंग कहलाती है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके डीबगर के बारे में। जो आपकी सारी प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को कार्य करने के लिए तैयार किए गए जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इन सॉफ्टवेयर को डीबगर कहा जाता है। अब करते हैं आपके पैच के बारे में। जो आपकी त्रुटियां होती हैं त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पैच कहा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके
टेस्टिंग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद उसे क्रियान्वित कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर अपने निर्धारित कार्य सही ढंग से पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो सारी प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को टेस्टिंग कहा जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं बहुत ही आसानी से समझाने की पूरा कोशिश किया हूं, इसलिए आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके जवाब की तरफ। कल का सवाल आपका ए था कि सिम जहां आपका 32 बिट मेमोरी है वहीं डिम कितने बिट मेमोरी है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो डिम आपका 64 बिट मेमोरी है। अब आपका सिम क्या होता है, डिम क्या होता है, साथ में इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। तो सबसे पहले जाकर आप सीरीज को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे आप चलते हैं आज के वीडियो के सवाल की तरफ। आज का सवाल ये है कि एकल लेयर ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि एकल लेयर डिस्क की क्षमता कितनी होती है, साथ में आपका डबल लेयर की क्षमता कितनी होती है, यानी दोनों लेयर की क्षमता कितनी होती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।